प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस इकाई में हम भाषा परीक्षण, मूल्यांकन और अभ्यास, जिसके अंतर्गत दृश्य और श्रव्य सामग्री पर भी चर्चा करेंगे। भाषा परीक्षण और मूल्यांकन अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन पर विचार विमर्श किया जाता है। भाषा शिक्षण के पश्चात भाषा परीक्षण और मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षण मूल्यांकन का एक अंग है। भाषा परीक्षण के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि परीक्षण भाषा के किसी कौशल के एक अंग या उपांग अथवा किसी एक पूरे कौशल पर आधारित होता है, जबकि मूल्यांकन सभी कौशलों से संबंधित भाषा के अधिकार से संबद्ध रखता है। मूल्यांकन में कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों से प्राप्त कौशलों या विषय ज्ञान का क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन में सभी कौशलों और विषय वस्तु के परीक्षणों का सैद्धांतिक विवेचन होता है। मूल्यांकन एक व्यक्ति की समस्त शैक्षिक उपलब्धियों का भी हो सकता है और समस्त कक्षा और एक स्तर की कक्षाओं का भी हो सकता है। इसके विपरीत परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण होता है। इसके पश्चात पूरे परीक्षण का कक्षा में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के बाद उसके तथ्यों का विश्लेषण आइटम एनालिसिस होता है और फिर उसके गुण दोषों का विवेचन करके उसमें सुधार किया जाता है। आगे हम भाषा शिक्षण में भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्टिंग और लैंग्वेज इवैल्यूएशन का विशेष स्थान देखते हैं। परीक्षण और मूल्यांकन दोनों का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में पहले से स्वीकृत है। इनका एक लंबा इतिहास भी है, पर आज ये दोनों जिस रूप में भाषा शिक्षण के एक उपांग के रूप में उभर कर सामने आए हैं, वह पिछले 5 दशकों की ही देन है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक और तकनीकी ज्ञान के साथ ही भाषा परीक्षण और मूल्यांकन को भी एक निश्चित दिशा और तकनीक मिल गई है। ये दोनों अपने उद्देश्य के अनुरूप अपनी प्रणाली का भी समुचित विकास कर चुके हैं। भाषा परीक्षण के संदर्भ, अब हम भाषा परीक्षण के जो विविध संदर्भ हैं उन पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के व्यावहारिक संदर्भ में परीक्षण किसी एक निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा से किसी दूसरे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम या कक्षा में प्रवेश पाने के लिए एक निश्चित विधि है। यह विधि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए अपनाई जाती है। इस परंपरागत परीक्षण विधि को रूढ़िवादी माना गया है। यह रूढ़िवादी मान्यता परीक्षण को सत्रांत की उस परीक्षा से जोड़ती है जो छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण अथवा प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणियों में विभाजित करते हैं। यह विधि यह भी निर्णय करती है कि किन छात्रों को आगे की कक्षा में प्रवेश दिया जाए और किन्हें नहीं। शिक्षा की आधुनिक दृष्टि परीक्षण की इस पद्धति को उचित नहीं मानती। यह परीक्षण को शिक्षा प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग मानती है। इसे वह अध्यापन क्षेत्र के भीतर ही रखती है। शिक्षण करते समय ही परीक्षण की प्रक्रिया साथ साथ चलनी चाहिए, यह इसकी मान्यता है। इस प्रकार यह दृष्टि परीक्षण को छात्रों की अपनी सफलता या असफलता के परिणाम से संबद्ध नहीं करती। यह परीक्षण को उस सामर्थ्य और क्षमता से जोड़ती है जिसे लक्ष्य में रखकर शिक्षण प्रक्रिया चलती है। परीक्षण और मूल्यांकन में भेद है, पर सफलता असफलता से इसे अलग करने के लिए अब मूल्यांकन शब्द का प्रयोग ही उचित माना जा रहा है। मूल्यांकन उद्देश्य बाधित होता है। यह एक ऐसी नियमित शैक्षिक प्रक्रिया है जो छात्रों की सामर्थ्य या क्षमता को विकसित करते हुए यह प्रयास करती है कि शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावी रूप से चल सके। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकना। मूल्यांकन इस बात की जांच करता है कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप
छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। आगे अब हम मूल्यांकन के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। विशिष्ट व उपचारात्मक शिक्षण देना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों व समझदारी आदि को ग्रहण करने की क्षमता की जांच करना। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों को समय समय पर अधिगम प्रगति की जानकारी देना। अगला उद्देश्य शिक्षक तथा शिक्षण की सफलता व असफलता की जांच, पृष्ठपोषण का कार्य। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में नवाचार। अगला उद्देश्य है शैक्षिक, प्रशासनिक व नीति निर्धारक निर्णय लेना। अगला उद्देश्य मूल्यांकन, परिणामों के आधार पर छात्र की उपलब्धि जानकर भावी मार्गदर्शन प्रदान करना। आगे हम मूल्यांकन के महत्व की चर्चा करेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। शिक्षण विधियों के उचित चुनाव व प्रयोग में सहायक होता है। छात्रों की कमजोरियों को समझकर तथा दूर कर उनकी प्रगति में सहायता करता है। छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। आगे हम देखेंगे कि जो अच्छा मूल्यांकन होता है उसके क्या गुण होते हैं। अच्छे मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापकता होती है। अच्छा मूल्यांकन बिल्कुल व्यापक होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए, साथ ही विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वह मूल्यांकन उपयोगी होना चाहिए। इसमें उपयोगिता का भी गुण होता है। आगे हम मूल्यांकन की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है शिक्षण के बाद पूरे जीवन में कभी न कभी हमेशा इवैल्यूएशन का कार्य, मूल्यांकन का कार्य चलता रहता है, इसलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। मूल्यांकन क्षेत्र का व्यापक होना, छात्र के व्यवहार परिवर्तनों तथा अनुभवों पर ध्यान देना। अगला जो है निर्णयात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है मूल्यांकन के अंतर्गत। छात्रों की उपलब्धियों एवं कमजोरियों संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करता है मूल्यांकन। आगे हम देखेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत जो पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन, जो दो तरह के मूल्यांकन होते हैं। एक तो पाठांतर्गत मूल्यांकन क्या है, इसमें शिक्षण के दौरान छात्रों से पाठ पर आधारित वस्तुबोध एवं भाषा संबंधित जांच के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बोध प्रश्नों के अंतर्गत उच्चारण, वाक्य प्रयोग का पता लगता है। इसमें 3 से 4 ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिससे पूर्व सोपानों में पठित भाषिक तत्वों व सामग्री की जांच कर ली जाती है। अगला जो पाठोपरांत, पाठ के उपरांत का जो मूल्यांकन है, पाठोपरांत की स्थिति में शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें पाठ संबंधी कार्य, शब्द रचना, प्रयोग आदि से संबंधित प्रश्न घर से पूरा करके लाने के लिए दिए जाते हैं। पूर्व सोपान में जो कुछ रह गया उसको गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। यह एक तरह से पाठोपरांत मूल्यांकन है। अब आगे हम मूल्यांकन के विविध प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। शिक्षा व्यापार को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़कर और परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से उसे अलग करते हुए उसके 3 निश्चित चरण माने गए हैं। पहला है पाठ पूर्व, दूसरा पाठ प्रक्रिया और तीसरा है पाठ पश्च। इन तीनों के अनुरूप भाषा शिक्षण विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन को वर्गीकृत करता है। पहला प्रवेश मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि छात्र की भाषाई क्षमता निर्धारित पाठ्यक्रम के योग्य है या नहीं। इस प्रकार के परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी को एक या दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। दूसरा है अभिक्षमता मूल्यांकन। इस प्रकार का मूल्यांकन अन्य भाषा सीखने में
छात्रों के संभाव्य सफलता की सांख्यिकी सूचना देता है। इससे छात्रों की भाषा संबंधी रुझान का पता चलता है। तीसरा है वर्ग निर्धारण मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन का संबंध नियोजित पाठ्यक्रम में भाषाई क्षमता के संदर्भ में छात्रों के उचित स्थान निर्धारण से रहता है। इससे छात्र की भाषाई क्षमता की स्थिति, योग्यता आदि का पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अपेक्षित स्तर के संदर्भ में किस कौशल पर अध्यापन में कितना बल देना है। अगला निदानात्मक मूल्यांकन है। इसका प्रयोग दो बातें जानने के लिए किया जाता है। पहली यह कि पाठ्यक्रम में अभी कितना और क्या पढ़ाया जाना शेष है, और दूसरी यह कि विद्यार्थी भाषा के किस पक्ष को अभी नहीं सीख पाया है या उसके सीखने में उसे क्या कठिनाइयां हैं जिससे उसका उपचार किया जा सके। इसलिए इसे उपचारात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। अगला मूल्यांकन उपलब्धि मूल्यांकन है। इसका उपयोग पाठ निर्देश के संदर्भ में और कक्षा में पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर छात्रों के भाषाई कौशल संबंधी उपलब्धि का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह अध्यापन के संदर्भ में छात्रों की अपनी उपलब्धि से संबंध रखता है। अगला है दक्षता मूल्यांकन। यह छात्रों के भाषा अधिगम संबंधी संयोजित अनुभव से संबद्ध रहता है। इसमें परीक्षण का संदर्भ कक्षा में दिए गए पाठ संबंधी निर्देश नहीं होता। इसका संदर्भ विद्यार्थी के भाषाई कौशल में दक्षता का वह अनुपात होता है जिसके माध्यम से वह दी गई परिस्थिति विशेष में भाषा का सक्षम या अक्षम रीति से उपयोग करता है। आगे हम अभ्यास सामग्री पर विचार करेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब उसकी अभ्यास सामग्री अच्छी हो और बार बार अभ्यास कराया जाए। भाषा अधिगम प्रक्रिया में जिन त्रुटियों की संभावना होती है, उन त्रुटिपूर्ण संरचनाओं में विद्यार्थी को अधिक से अधिक प्रयोग कराना चाहिए। इससे त्रुटियों का निदान और उपचार भी संभव होगा और सीखने की गति भी में तीव्रता आएगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अभ्यासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिरचना अभ्यास इसी दृष्टि से निर्मित किए जाते हैं कि विद्यार्थी लक्ष्य भाषा को उसके परिवेश में प्रयोग में ला सके। प्रयोग के अवसर भाषा के विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के अभिरचना अभ्यासों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। ऐसा करने से अध्येता के मन में भाषा के शुद्ध रूपों का दृढ़ीकरण होता है और त्रुटिपूर्ण रूपों की जगह वह शुद्ध रूप के प्रयोग की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयों, त्रुटियों को सांचा अभ्यास द्वारा दूर करने तथा भाषा अधिगम को अधिक से अधिक त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया जाता है। अभिरचना अभ्यास के कई प्रकार हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय प्रयोग में ले आता है। इस अभ्यास के पीछे दो तथ्य काम करते हैं। एक तो लक्ष्य भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था और दूसरे अधिगम लर्निंग प्रक्रिया। इन अभ्यासों द्वारा दो कार्यों की सिद्धि होती है। एक तो प्रत्यक्ष अभ्यास और दूसरा अध्येता में संरचनात्मक व्यवस्था की समझ का विकास। ये अभ्यास विद्यार्थी में अभिरचना को आदत के रूप में ढालते हैं। संरचनात्मक व्यवस्था की समझ उसे यह बताती है कि वह क्या सीख रहा है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में सांचा अभ्यास या अभिरचना अभ्यास पैटर्न प्रैक्टिस के दो वर्ग बनाए गए हैं। पहला है पुनरावृत्ति अभ्यास। पुनरावृत्ति अभ्यास यांत्रिक रीति से अभिरचना का ड्रिल कराता है। इसे करते समय छात्र यह नहीं जान पाते कि वे किसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक इन अभ्यासों के माध्यम से उनकी त्रुटियों का निदान करता चलता है। दूसरा है संदर्भ परक अभ्यास। संदर्भ परक अभ्यास में इसे नियंत्रित किया जाता है, जिसमें छात्र अभिरचना को समझकर उनका अभ्यास करते हैं। इन दोनों वर्गों में अभिरचना अभ्यास से संबंधित सामग्री का थोड़ा सा परिचय हम देखेंगे, जिससे आप भाषा अधिगम में अभ्यास सामग्री के महत्व को समझ सकेंगे और यह भी देख सकेंगे कि त्रुटियों के निदान में या त्रुटियों को आने ही न देने में ये अभ्यास कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं। पहला जो पुनरावृत्ति अभ्यास है, जिसके अंतर्गत सामूहिक पुनरावृत्ति अभ्यास, जैसे अध्यापक कहते हैं मोहन को किताब चाहिए,
छात्र सामूहिक रूप से उसको दोहराते हैं, मोहन को किताब चाहिए। तो ये सामूहिक पुनरावृत्ति अभ्यास है। दूसरा सरल प्रतिस्थापन अभ्यास है, जिसमें अध्यापक कहते हैं मोहन को किताब चाहिए और सामूहिक रूप से छात्र दोहराते हैं, मोहन को किताब चाहिए। फिर अध्यापक कहेंगे सोहन, तो एक छात्र बोलेगा सोहन को किताब चाहिए। तो ये आगे फिर अध्यापक नाम लेंगे शीला, दूसरा छात्र कहेगा शीला को किताब चाहिए। अगला जो है रूप सिद्धि अभ्यास, जिसमें अध्यापक कहेंगे मोहन को किताब चाहिए, छात्र सामूहिक रूप से दोहराएंगे मोहन को किताब चाहिए। फिर अध्यापक कहेंगे मोहन लड़का है, छात्र सामूहिक रूप से दोहराएंगे मोहन लड़का है। तत्पश्चात अध्यापक अगला वाक्य बोलेंगे लड़के को किताब चाहिए, छात्र सामूहिक रूप से दोहराएंगे लड़के को किताब चाहिए। फिर अध्यापक बोलेंगे बेटा, एक छात्र इस पर वाक्य बनाकर बोलेगा बेटे को किताब चाहिए। अगला जो अभ्यास है बहुविध प्रतिस्थापन अभ्यास, जिसके अंतर्गत अभिरचना है। इसमें क्या तुम, आगे ब्लैंक खाली जगह होगी, रहे हो। अध्यापक पढ़ना किताब की ओर संकेत देते हुए संकेत देंगे, तो अगला छात्र बोलेगा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। फिर अगला अभ्यास योजक अभ्यास है, जिसके अंतर्गत अध्यापक अभ्यास कराते हुए कहते हैं मुझको बाजार जाना है, छात्र दोहराते हैं मुझको बाजार जाना है। अध्यापक पुनः बोलते हैं शाम को, छात्र वाक्य बनाते हैं मुझे शाम को बाजार जाना है। अगला जो अभ्यास है सामान्य रूपांतरण अभ्यास, जिसमें अध्यापक बोलेंगे मोहन किताब पढ़ता है, क्या मोहन ने किताब पढ़ी। अध्यापक आगे अभ्यास कराएंगे मोहन चिट्ठी लिखता है, छात्र क्या मोहन ने चिट्ठी लिखी। पुनः जो है संदर्भ परक अभ्यास, इसमें स्थितियां प्रमुख होती हैं। अध्यापक कहते हैं किताब कहाँ है, छात्र जवाब देता है किताब मेज पर है। अध्यापक पूछते हैं पेंसिल कहाँ है, छात्र जवाब देता है पेंसिल डिब्बे में है। दूसरा जो है छात्र दो वर्गों में बांट दिए जाते हैं, इस तरह से अभ्यास किया जाता है। इसमें अध्यापक कहेंगे किताब, एक छात्र कहेगा किताब कहाँ है और दूसरा छात्र जवाब देगा किताब मेज पर है। अगला जो अभ्यास कराने का जो ढंग है प्रश्नोत्तर सरल वार्तालाप में बदल जाता है। अध्यापक कोई चित्र दिखा करके क्या आदमी मिठाई बेच रहा है, छात्र जवाब देगा हाँ वह मिठाई बेच रहा है। अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे क्या वह फल बेच रहा है, छात्र जवाब देगा नहीं वह फल नहीं बेच रहा है। आगे जो है अब हम दृश्य श्रव्य सामग्री पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अन्य भाषा शिक्षण के व्यापक आयाम ने अध्येता और शिक्षक के दायित्व को भी गंभीर बनाया है। अब विदेशी भाषा अध्येता कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी विदेशी भाषा की ओर प्रवृत्त होते हैं, अतः उनका मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब वे शीघ्रता से विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त करें और उनका प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रमुख विद्वानों लेडो, डाले, पिटकार्डर को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दृश्य श्रव्य तकनीक विदेशी भाषा शिक्षण को अधिक सफल, रोचक और गतिशील बनाती है, और इस बात में भी कि इन उपकरणों के प्रयोग से भाषा शिक्षक का अस्तित्व भी खतरे में नहीं पड़ता। अतः यह सोचना मानना भ्रामक है कि तकनीकी उपकरण भाषा शिक्षक का स्थान ले सकते हैं, और यह भी कि केवल इन उपकरणों के माध्यम से शिक्षक अध्येता को शारीरिक बौद्धिक प्रयत्न के बिना विदेशी भाषा शिक्षण और अधिगम के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यह अवश्य है कि ये उपकरण भाषा शिक्षक के कार्य को प्रभावशाली और फलप्रद बना सकते हैं, विशेषतः उन नियमित ड्रिल और अभ्यासों के क्षेत्र में जो अपने में मशीनी प्रकृति के होते हैं तथा भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को प्रामाणिक रूप में दर्शाने में जो मात्र कक्षा में दिए गए विवरणों से साफ नहीं हो पाते हैं। इन दोनों धरातलों पर दृश्य श्रव्य उपकरण भाषा पाठ्यक्रमों में सहायक की भूमिका निभा सकते हैं।
और निभा भी रहे हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि अन्य भाषा शिक्षण में अन्य शिक्षण प्रक्रियाओं ने क्रमशः व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का स्थान ले लिया है। अन्य भाषा शिक्षण की ये सभी प्रक्रियाएं वास्तविक भाषा व्यवहार पर केंद्रित हैं। यह भी सर्वविदित तथ्य है। अन्य भाषा शिक्षण के प्रारंभिक स्तर पर उच्चरित भाषा के वास्तविक व्यवहार पर बल दिया जाता है। कई शिक्षण प्रक्रियाएं विद्युत मशीनी उपकरणों का भी उपयोग करती हैं। ये उपकरण ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर से लेकर भाषा प्रयोगशाला, दृश्य श्रव्य तकनीक और शिक्षण मशीन तक विस्तृत होते चलते हैं। अन्य भाषा अधिगम के दो उद्देश्य हैं। पहला है संप्रेषण परक क्षमता अर्थात मूलभूत भाषा कौशलों का अर्जन, और दूसरा है सूचना पक्ष की प्राप्ति अर्थात अन्य समाज की संस्कृति और जीवन का ज्ञान। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में दृश्य श्रव्य उपकरण और विशेष रूप से वीडियो अति उपयोगी और सफल सिद्ध हो सकते हैं। परंपरागत कक्षा में इन उद्देश्यों की प्राप्ति इतनी सफल नहीं होती। अन्य भाषा में और उनके उपयुक्त व्यवहार में निबद्ध विचार, मूल्य, विश्वास, अंग संचालन आदि वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना आज अन्य भाषा शिक्षण का प्रमुख अंग बन चुका है। रेडियो कार्यक्रमों को टेपांकित करने और टीवी कार्यक्रमों को वीडियो अंकित करने की सुविधा ने अन्य भाषा शिक्षण में बहुसंचार पाठ्यक्रम और बहुसंचार कक्षा को भी प्रोत्साहित किया है। टीवी पाठ्यक्रम रेडियो कार्यक्रमों द्वारा बैकअप होते हैं और ये दोनों पाठ्यपुस्तकों या पाठ्य सामग्री द्वारा फिर सभी वीडियो द्वारा इससे भाषा अध्येता गहन अभ्यासों से बार बार जुड़ता है और उसकी बोधात्मक क्षमता बहुस्तरीय रूप में विकसित होती है। टीवी और वीडियो भाषा अध्येता को नई भाषा के सामने उसके सभी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ लाकर खड़ा करते हैं और इन्हीं संदर्भों के इर्द गिर्द उन्हें संप्रेषण करने का उद्दीपन प्रदान करते हैं। रेडियो नई भाषा को अन्य उदाहरणों के साथ ही इन्फोर्स करता है और कानों को प्रशिक्षित करता है। पाठ्य पुस्तकें या शिक्षण सामग्री भाषा व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या करती हैं, मूलभूत अभ्यास सामग्री उपलब्ध कराती हैं, अन्य माध्यमों से दिशा निर्देश देती हैं और लिपि के रूप में लिखित माध्यम प्रदान करती हैं। ऑडियो कैसेट श्रवण और अभ्यास को ड्रिल और संवादों के माध्यम से गहनता प्रदान करते हैं। अन्य भाषा शिक्षण में भाषा के तात्विक धरातलों के अधिगम को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है पहचान, दूसरा नकल, तीसरा दोहराना, चौथा वैविध्य और 5वां चयन। इन चरणों की संप्राप्ति वीडियो के माध्यम से संभव है और ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर के माध्यम से भी। ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर द्वारा भाषा शिक्षक नई भाषा को प्रस्तुत कर सकता है या गीतों, खेलों या अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाल सकता है। ये सभी गतिविधियां वह ध्वनि के माध्यम से पूर्ण करता है। वीडियो भी ठीक यही कार्य ध्वनि और चलचित्र के माध्यम से करता है। व्याख्यान या परिचर्चा ऑडियो वीडियो दोनों माध्यमों में निर्मित किए जा सकते हैं। वीडियो 3 स्तरों पर भाषा के संप्रेषण परक धरातल को उभारने में सक्षम है। पहला है स्थिति और अर्थ, दूसरा रूप और अर्थ, तीसरा संस्कृति और अर्थ। रेडियो जो है वह भी कान को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, गहन श्रवण अभ्यास जिससे हम कर सकते हैं, मातृभाषा भाषी प्रारूप बनाता है। टीवी वीडियो की तुलना में अधिक उपलब्धता रहती है। रेडियो में अनुस्तरित कार्यक्रम श्रवण को सफल बनाते हैं। आगे कुछ कमियां भी हैं, जैसे क्षणभंगुर प्रसारण अस्पष्ट हो सकता है, भाषा अति मानवीकृत हो सकती है। इसी तरह आगे टेलीविज़न पर हम विचार करेंगे। टेलीविज़न में के संदर्भ में भाषा ध्वनि के साथ चलचित्र दोनों का प्रयोग होता है। बाहरी दुनिया बिल्कुल कक्षा में हम देख सकते हैं। अंतर सांस्कृतिक दृश्य भी इसमें होता है, बार बार हम देख सकते हैं। अल्प भाषा सघनता होती है। गहन अध्ययन के लिए अनुपयुक्त जटिल भाषा का रूप, बोलने की तेज गति या अस्पष्ट उच्चारण, ये कुछ कमियां भी होती हैं। अगला जो वीडियो का प्रयोग हम करते हैं, टीवी के सभी लाभ
और कुछ कमियां जिन्हें निर्माण स्तर पर दूर किया जा सकता है। गहन अध्ययन में प्रभावी होता है। छोटे क्रमिक अंश चुने जा सकते हैं। दृश्यों को धीमी गति से या रोककर दिखलाया जा सकता है। साथ ही अभिवृत्ति, मुख मुद्रा, अंग संचालन और परिवेश पर फोकस किया जा सकता है। अल्प भाषा सघनता, लो लैंग्वेज डेंसिटी, दृश्य पर बल, एक कक्षा में प्रयोग के लिए बहुत लंबा दृश्य। ये कुछ जो माध्यम हैं इनमें कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में परिवर्तन की संभावना अनिवार्य है और विचारों, आधुनिक विकासों और नई मांगों के अनुरूप इसमें परिवर्तन की संभावना का मार्ग निर्मित होता रहा है। जब ये परिवर्तन पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री की संप्रेषणीयता, परीक्षण और अध्यापक के माध्यम से आते हैं तो इनकी उपादेयता असंदिग्ध होती है। ये नई तकनीकें भी इस प्रकार के परिवर्तन का रूप हैं। निश्चित ही ये तकनीकें भाषा शिक्षक के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे भाषा शिक्षण में एक नवीन दृष्टि मिलती है और अध्येता को इनका भरपूर लाभ मिलता है। धन्यवाद।